व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, हाल ही में ही मैंने G5 में एक मूवी देखा जिसका नाम है साइलेंस, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है। रेटिंग्स अभी फ्लक्चुएट हो रहे हैं क्योंकि मूवी रिसेंटली ही रिलीज हुई है। मूवी में मेन कैरेक्टर प्ले किए हैं द वेरी टैलेंटेड मनोज वाजपेयी, प्राची देसाई और बरखा सिंह। सो आज हम और आप मिलकर साइलेंस मूवी की कहानी को विस्तार से जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि ट्रेकिंग पर गए होते हैं। तभी पहाड़ की चोटी पर अचानक उन्हें एक फोन रिंग होने का आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते करते उन्हें एक लड़के की डेड बॉडी मिलती है और वो लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। दोस्तों, उस लड़की का नाम पूजा होती है, जो कि एक जज की बेटी होती है जिनका नाम था जस्टिस चौधरी। पूजा के फ्यूनरल में उसके माता पिता एक आदमी से बात करते हैं जिसका नाम था रवि खन्ना। रवि एक एमएलए होता है और उसकी बीबी कविता पूजा की बेस्ट फ्रेंड थी। जिस दिन पूजा की मर्डर हुई थी उस दिन पूजा कविता से मिलने उसके घर गई थी। जस्टिस चौधरी रवि से पूछते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। रवि बताता है कि उस दिन पूजा कविता से मिलने तो आई थी, पर कविता एक एग्जीबिशन के चलते पुणे चली गई थी, इसलिए पूजा उस रात वहीं पे ही रुकती है और नेक्स्ट डे कविता से मिलने पुणे जाने वाली थी। सुबह होते ही रवि अपने पार्टी ऑफिस चला जाता है और ठीक उसके बाद पूजा भी वहां से निकल जाती है। मगर कुछ देर बाद रवि फिर से घर वापस आता है क्योंकि वो एक पेन ड्राइव घर पे भूल गया था। घर पहुंचते ही रवि कविता को देखता है जो कि पुणे से वापस आ गई थी और अचानक कविता सीढ़ी से फिसल जाती है और सीधा कोमा में चली जाती है। अब पूजा के केस के सिलसिले में जस्टिस चौधरी कमिश्नर से मिलते हैं और ये केस एक स्पेशल ऑफिसर एसीपी अविनाश को देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, अविनाश एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जो कि पहले नार्कोटिक्स में काम करते थे। वो हमेशा से ही कानून के दायरे के बाहर रह के काम करते थे, जिसके लिए वो पूरे डिपार्टमेंट में इनफेमस थे। मगर वो जो भी काम करते थे उसे पूरे ईमानदारी से करते थे, इसीलिए जस्टिस चौधरी उन्हें ही चूज किए थे। अविनाश को एक नई टीम भी दिया जाता है जिसमें 3 और पुलिस ऑफिसर्स थे जिनका नाम था राज, अमित और संजना। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और हमें पता चलता है कि पूजा की मौत उसके सर पे चोट लगने से हुई है और ये लगभग सुबह 10 बजे के करीब हुई है। जहां पूजा की लाश मिली थी वहां ब्लड का कोई भी ट्रेस नहीं था, जिसका मतलब पूजा की मर्डर एक दूसरी जगह हुई थी और बाद में उसकी लाश को यहाँ लाया गया था। इसके बाद पूजा के माता पिता से बात करने पर अविनाश को पता चलता है कि उनके घर में उन्हें छोड़ के उनका एक दोस्त का बेटा ऋषभ उसकी फियोन्सी किया के साथ रहता था। अविनाश उनसे भी पूछताछ करते हैं मगर उन्हें कोई भी खास लीड नहीं मिलती है। पूजा की कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस दिन सुबह 10 बजे के करीब पूजा को एक अनजान पीसीओ से कॉल आई थी, जो कि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए था। इसके बाद अविनाश रवि के घर तहकीकात करने जाते हैं और उनके नौकर दद्दू से मिलते हैं। दद्दू बताते हैं कि जिस दिन पूजा की मौत हुई थी उस दिन लगभग 10 बजे पूजा उनके पास आती है और उसकी बैग की जिप जो कि खराब हो गई थी उसे ठीक कराने बोलती है। तो दद्दू जिप ठीक कराने घर से निकल जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तब कविता भी वापस आ गई थी। इसके फेस पे घबराहट होती है और अचानक वो सीढ़ी से फिसल जाती है। रवि भी अपने कमरे से भागते हुए आता है और दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सबसे पूछताछ करने के बाद अविनाश कुछ टाइम स्टैम्प्स बनाते हैं, जैसे कि 9:30 बजे रवि पार्टी ऑफिस के लिए निकल गया था, 10 बजे दद्दू चिप ठीक कराने निकले थे, 10:15 को शायद पूजा भी पुणे के लिए निकल गई होगी, 10:25 को रवि पेनड्राइव के लिए वापस आया होगा, कविता भी 10:35 को आई होगी और सीढ़ियों से गिरी होगी और 10:50 को कविता को हॉस्पिटल लिया गया होगा। इन टाइम्स को लेकर बहुत बातचीत करने के बाद सब लोग गेस करते हैं कि जिस टाइम कविता घर वापस आई थी उस टाइम पूजा घर पर ही थी, मगर कविता सीढ़ियों से गिरने के बाद भी उसकी आवाज सुन के वो रूम से बाहर क्यों नहीं आई। अविनाश थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है अगर उस टाइम पूजा ऑलरेडी मर चुकी हो। और जब कविता उसकी डेड बॉडी देखी वो शॉक्ड होकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इसके बाद अविनाश अपने टीम के साथ फिर से रवि के घर तहकीकात करने जाते हैं और दद्दू से मिलते हैं। दद्दू बताते हैं कि उनके घर एक और नौकरानी भारती काम करने आती है, मगर उस दिन वो लेट आई थी क्योंकि वो मंदिर गई हुई थी। दद्दू से एड्रेस लेके वो लोग उसे पुलिस स्टेशन बुलवाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उस दिन भारती दोपहर 2 बजे काम पे आई थी। वहां पहुंचते ही वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला है और एक अनजान आदमी घर के अंदर से बोरी में कुछ भर के ले जा रहा है। भारती तुरंत रवि को कॉल लगाता है, मगर रवि बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो आदमी को उसने ही घर पे भेजा था। रवि और पूजा की कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस दिन सुबह रवि एक बार में कॉल किया था और एक सनी नाम की आदमी को 6 बार कॉल किया था। इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें पता चलता है कि सनी उसी बार में ही एक बाउंसर का काम करता है जहां रवि कॉल किया था और भारती भी उसकी शक्ल पहचान लेती है। जब अविनाश सनी को उठाने वहां पहुंचते हैं तब एक दूसरे गैंग उनके ऊपर हमला कर देती है और गोलीबारी में सनी की मौत हो जाती है और अविनाश को भी गोली लगती है।
अब सारा डाउट रवि पे होता है, इसलिए अविनाश पूछताछ करने रवि को थाने बुलाते हैं और सनी के बारे में पूछते हैं। जवाब में रवि बोलता है कि जिस बोरी को सनी लेकर घर से निकला था उसमें बुक्स थे, क्योंकि कविता की इच्छा थी कि उसकी सारी बुक्स एक ओल्ड एज होम में डोनेट किया जाए, इसीलिए रवि सनी को घर बुलाए थे। ऐसे सिली क्वेश्चंस के लिए उसका टाइम वेस्ट करने के लिए रवि अविनाश के साथ मिसबिहेव करता है, बट अविनाश पुलिस का पावर दिखा के उसे वहां से भगा देते हैं। अब क्योंकि रवि एक एमएलए होता है, वो अपना पावर यूज करके अविनाश को केस से हटवा देता है। अविनाश कमिश्नर और जस्टिस चौधरी से रिक्वेस्ट करता है और सिर्फ 24 घंटे का मोहलत मांगता है। अब ये सब में अविनाश को लगता है कि वो लोग एक बहुत ही इंपोर्टेंट गवाह को मिस कर रहे हैं, जो कि थी खुद कविता, क्योंकि दद्दू के हिसाब से जब वो कविता को देखे थे तब कविता के फेस पे एक अजीब सी घबराहट थी, यानी कि वो कुछ तो देखी होगी। अब हालांकि कविता कोमा में थी, पर वो सब कुछ सुन सकती थी और उंगली उठाकर यस और नो में जवाब दे सकती थी। अविनाश कविता से पूछताछ करने हॉस्पिटल पहुंचते हैं और रवि और जस्टिस चौधरी के प्रेजेंस में उसे सवाल पूछते हैं। अविनाश पहला सवाल पूछते हैं कि क्या रवि किलर है, इस पे कविता उंगली नहीं उठाती है। अविनाश दूसरा सवाल पूछते हैं कि क्या पूजा ऑलरेडी मर चुकी थी जब वो और रवि घर पर आए थे। इससे पहले उसको उसका जवाब मिलता, रवि उसे लड़ाई करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान वो लोग ये नहीं देख पाते कि कविता उंगली उठाकर हाँ में जवाब दी थी। इसके बाद अविनाश पूजा की बैग चेक करने बोलते हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला था कि उस बैग में कुछ ऐसा था जो पूजा कविता को दिखाना चाहती थी। चेक करने पर उन्हें उसमें 3 पेन ड्राइव्स मिलते हैं। 2 पेन ड्राइव्स में गाने होते हैं और तीसरे पेन ड्राइव के ऊपर फेरीटेल लिखा होता है। अविनाश अपने टीम के ऊपर गुस्सा करते हैं कि वो लोग इतना इंपॉर्टेंट एविडेंस को कैसे मिस कर सकते हैं, और वो उन्हें ये वाला पेन ड्राइव चेक करने बोलते हैं। तभी उन्हें एक कांस्टेबल बताता है कि उस दिन सुबह पूजा को जिस पीसीओ से कॉल आई थी वो रवि के घर के एकदम सामने थी। अविनाश का दिमाग घूम जाता है और वो इमीडिएटली बिल्डिंग की एंट्री रजिस्टर लाने बोलता है। इसके बाद यहाँ सीन कट होता है और अविनाश सभी लोगों को जस्टिस चौधरी के घर मिलने बुलाता है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि असली कातिल कौन है। सब लोग इकट्ठा होने के बाद अविनाश रवि के बिल्डिंग की वॉचमैन को बुलाता है और पूछता है कि तुम इनमें से किसे उस दिन बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखा था। वॉचमैन ध्यान से देखता है और ऋषभ की तरफ पॉइंट करता है। ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था एंड ऑब्वियसली ऋषभ इस बात से इनकार करता है, मगर बिल्डिंग की रजिस्टर चेक करने पर यह कंफर्म हो जाता है कि ऋषभ ही उस दिन रजिस्टर में एक फॉल्स एंट्री करके वहां गया था, क्योंकि उसका हैंडराइटिंग उस सिग्नेचर से बिल्कुल मैच हो रहा था। थोड़ा फोर्स डालने पर ऋषभ मान जाता है कि हाँ वो उस दिन वहां गया था, लेकिन वो सिर्फ उससे मिलने ही गया था। तब अविनाश वो फेरी टेल वाला पेन ड्राइव में से कुछ पिक्चर सबको दिखाते हैं, जहां सबको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि असल में पूजा और ऋषभ के बीच में अफेयर्स थे। उस दिन पहले ऋषभ की फियांसी किया टोरंटो से वापस आई थी, जिससे गुस्सा होकर पूजा कविता के घर चली गई थी। इसीलिए ऋषभ उसे मनाने के लिए वहां उस दिन गया था, मगर जब वो वहां पहुंचा तब ऑलरेडी पूजा मर चुकी थी, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग के घर आ गया। इसके बाद रवि भी कन्फेस करता है कि जब वो घर पर पेन ड्राइव लेने आया था तब उसने भी पूजा को मरा हुआ देखा, और उसके पॉलिटिकल करियर को ध्यान में रखते हुए वो सनी को कुछ पैसा देके पूजा के डेड बॉडी को ठिकाने लगाने बोला था। उसी टाइम कविता वहां पर पहुंचती है और लाश को देख के पैनिक हो जाती है और सीढ़ी से फिसल जाती है। पुलिस को यहाँ लगता है कि दोनों एक कहानी बता रहे हैं और ऋषभ ने ही पूजा की खून किया है, इसलिए वो रवि और ऋषभ दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। सबको लगता है कि केस यहाँ सॉल्व हो गया है, मगर जो एक बात अविनाश को सबसे ज्यादा खटक रही थी वो ये थी कि उस दिन पीसीओ से कॉल किसने किया था। इसलिए वो अपने टीम को वहां आसपास पूछताछ करने भेज देते हैं। इस तरफ ऋषभ की फियांसी किया टोरंटो वापस जाने वाली थी, मगर इससे पहले वो एक बार ऋषभ से मिलने पुलिस स्टेशन आती है और अविनाश से मिलती है। बातचीत के दौरान अविनाश उसकी ब्रेसलेट को नोटिस करते हैं और देखते हैं कि वहां एक घुंघरू टूट गया है, और अविनाश को तुरंत याद आ जाता है कि जब वो कविता के रूम में तहकीकात कर रहे थे तब उन्हें वहां एक टूटा हुआ घुंघरू मिला था। अब अविनाश किया से सवाल जवाब शुरू करते हैं और उनके टीम भी वापस आके किया का नाम कंफर्म करते हैं। अब किया के पास कोई भी चारा नहीं था सिवाय सच बोलने का, और यहाँ खुलते हैं सारे राज। दोस्तों, असल में किया को ऋषभ और पूजा के बीच में रहे अफेयर्स के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उसने उनके सारे मेल्स पढ़ लिए थे। उसके बाद वो तुरंत टोरंटो से वापस आती है और उस दिन सुबह पूजा को कन्फ्रंट करने कविता के बिल्डिंग के पास पहुंचती है। वहां पहले तो वो सामने वाले पीसीओ से कंफर्म करती है कि पूजा घर में है या नहीं। इसके बाद वो सीधा घर के अंदर फोर्सफुली घुस के पूजा को कन्फ्रंट करती है। दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में किया एक काट का चीज उठा के पूजा के सर पे मार देती है, जिससे वहीं पे पूजा की मौत हो जाती है और किया डर के वहां से भाग जाती है। उसके बाहर निकलने के ठीक बाद ऋषभ वहां पर पहुंचता है और रेस्ट आप लोग सब जानते हैं। अब किया को अरेस्ट कर लिया जाता है और केस हो जाता है सॉल्व और मूवी का दी एंड। सो गाइस, ये थी साइलेंस कैन यू हियर इट की पूरी कहानी। पर्सनली मुझे मूवी एवरेज लगी। ऑब्वियसली मनोज वाजपेयी एंड बाकी किरदारों ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है।
मगर स्टोरी में आपको कुछ नयापन देखने नहीं मिलेगा और कुछ कुछ लूप होल्स भी है। इसे आप वन टाइम वॉच के हिसाब से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी कर दीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।